जाता हूँ अब कल आऊँगा, सूरज बोला ढलते ढलते। मुझे पूरा विश्वास है कि इन गज़लों के माध्यम से एक तापमान तो बन गया होगा माहौल में कि हम आज के मुख्य अतिथि को इस मंच से सुने। मित्रों, उनको बुलाने के पहले गज़ल के बारे में कुछ एक दो बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। गज़ल को मूलतः मासूक से संवाद की तरह से जाना गया और वहाँ से कहीं शुरुआत हुई थी। और अभी मुझे समझ में आ रहा था इन लोगों को सुनते हुए कि मासूक एक शायर और एक रचनाकार की प्रेमिका कौन, उसका समय, उसका समाज, उसका स्वप्न। तो इस तरह से गज़ल विकास करती है और प्रेम के एक खांचे में जो उसको बांध के रखा गया था उसको वो तोड़ती है और नदी की तरह फैलती है अपनी उर्वरा को पूरी धरती पे, साहित्य के वातायन को संवर्धित करती हुई। और उस सृजनात्मक ऊर्जा से जो गज़ल आज हमारे समय में आधुनिक गज़ल दिखाई दे रही है, उसके एक पुरोधा, उसके एक प्रतिनिधि और हिंदी गज़ल के इस समय के शीर्षस्थ रचनाकारों में से कुछ नाम लिए जाएं तो उसमें से एक नाम हमारे बीच में उपस्थित है। ऐसे प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी को बुलाने के पहले मैं चाहूँगा कि छोटा सा एक उनका परिचय दे दूँ। वे 1 जनवरी 1962 को जन्म लेते हैं उत्तर प्रदेश में, बड़हलगंज के गोरखपुर के पास, और उनके ऊपर कम से कम 5-6 PhD हो चुकी है। कई पत्रिकाओं ने उनके ऊपर विशेषांक निकाला है। करीब 60 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं, जिसमें गज़ल, गीत, आलोचना बहुत सारी हैं। उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। विदेशों में बहुत सारे अकादमियों के कार्यक्रमों में अपनी रचनाओं का वो पाठ कर चुके हैं। हिंदी को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में जो कुछ लोगों का योगदान रहता है उनमें से एक महत्वपूर्ण कड़ी है वो। एक कुछ पत्रिकाओं का संपादन करते हैं और फिलहाल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। इस तरह के व्यक्तित्व को इस मंच पर बुलाने के लिए मेरे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब वो मंच पर आएंगे और अपनी रचनाओं के साथ आपसे रूबरू होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदी साहित्य की सत्ता में सर्जना की कितनी ताकत है और वह अपने समय से कितनी ताकत के साथ संवाद कर सकती है। इस चीज़ को महसूस करने के लिए आज हम इस मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप को। वे आएँ और अपनी रचनाओं से हम सब लोगों को समृद्ध करें। स्वागत है प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप। धन्यवाद आप सभी मित्रों को। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र स्टाफ क्लब के सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने इस तरह का अवसर उपलब्ध कराया। प्रदीप मिश्र और प्रदीप कांत जी मेरे पुराने मित्र हैं। आप सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों से परिचय प्राप्त करने का एक बढ़िया अवसर मिला है मुझे थोड़ी कल से थोड़ी सी खांसी जैसी आ रही है, तो जो मेरी सहज आवाज़ है वो शायद नहीं लग रही होगी, मुझे भी नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कोई और बोल रहा है मेरे पास लेकिन किसी शहर में जाने का मतलब होता है कि वहाँ के साहित्यकारों, वहाँ के साहित्य प्रेमियों से मिलना, उनसे सुनना, उनकी संवेदना से परिचित होना, उनका जो रचना संसार है, जो उनका अनुभव जगत है, उससे परिचित होना। जो लोग ज़्यादा पीछे उधर बैठे हैं वो आगे आ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आवाज़ तो वहाँ जाएगी नहीं मुझे लगता है। जो लोग बहुत पीछे हैं जा रही है। अच्छा, तो
आगे वैसे लोग होते हैं तो थोड़ा भरा भरा सा लगता है। जैसे हम लोग कक्षाओं में जब होते हैं और उनमें 60, 70, 80, 90 विद्यार्थी होते हैं तो अच्छा लगता है बोलते हुए, और नहीं तो लगता है कि कुर्सी मेज को पढ़ा रहे हैं। मैंने अपनी रचना यात्रा गीतों से आरंभ की थी और बाद में गज़लें लिखने लगा तो फिर लोगों को गज़लें ज़्यादा अच्छी लगने लगी और लोग फिर बाद में सारी पत्रिकाएं जो निकलती हैं और कहीं भी आमंत्रित किया तो लोग बात करते हैं गज़लों की और मैं चाहते हैं कि मैं गज़लें पढ़ूं। लेकिन कुछ लोगों को शायद पता होगा कि एक दौर में 80 के बाद वाला जो समय था उस समय हम लोग गीत ही लिखा करते थे और पहचान गीतों से ही बनी थी। कुछ गीत ऐसे थे जो देश भर में गाए जाने लगे थे। उनमें से एक गीत बहुत चर्चित हुआ था जिसको तमाम संस्थाओं ने गाया, सांस्कृतिक संस्थाओं ने गाया और उसको फिर धारावाहिकों वगैरह में लिया। फिर बाद में फिल्मों ने उस गीत को मुझसे अनुमति लेकर शामिल किया। एक गीत था, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो रातों न डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की। कोई अपनी खुशी के लिए गैर की रोटियां छीन ले हम नहीं चाहते, छींट कर थोड़ा चारा कोई उम्र की हर खुशी बीन ले हम नहीं चाहते। हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा और किसी के लिए एक चटाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। ये गीत बहुत चर्चित हुआ और ये चूँकि सबके पास उपलब्ध है, सैकड़ों पत्रिकाओं ने इसे छापा और ये मिल जाता है गूगल वगैरह पर, इसलिए टाइप करते ही वो गीत सामने आ जाता है और इसको जिन लोगों ने, तमाम सारे लोगों ने गाया है वो इसके लिंक आ जाते हैं। तो इसको सुनाना नहीं है, बस मैं बता रहा था कि एक थोड़ी भूमिका बन जाए। मुझे पतझड़ भी फूलों का नगर मालूम होता है, रहो तुम साथ तो जंगल भी घर मालूम होता है। या इस तरह की कविताएं बहुत सारी, मेरी हर गज़ल हर कहानी में तुम हो, मेरी ज़िंदगी जिंदगानी में तुम हो, इस तरह की गज़लें मेरी बहुत सारे गायकों ने गाई, लिखी गई। तो मैं कुछ गज़लें फ़िलहाल आपको सुनाता हूँ जो हम लोग सुनाते रहे, जो जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। एक गज़ल की चर्चा मैं अभी रास्ते में कर रहा था कि कभी रचना, आमतौर पर जो कविता है वो सोची समझी नहीं होती है। रचनाकार को उसके मन मस्तिष्क को खटखटाती है कई बार और वो कहती है कि मुझे लिखिए। इसे घनानंद ने कहा था ना कि लोग है लाग कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। तो कविता कवि का निर्माण करती है, यही सही रचना प्रक्रिया है। मैं हिंदी गज़ल की चर्चा कर रहा हूँ और कुछ गज़लें पढ़ रहा हूँ। जैसे मैंने एक बार कहा था कि ये गज़ल गज़ाल चश्मों से गुफ्तगू नहीं है, ये गज़ल गज़ाल चश्मों से गुफ्तगू नहीं है, यह है मेरे अहद के जख्मों की तर्जुमानी। तो गज़ल ने अपनी परिभाषा बदली। जब दुष्यंत कह रहे थे ना कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, तो गज़ल की परिभाषा बदल रही थी। या मैंने एक बार कहा था कि कहते हैं गज़ल जिसको शबनम भी है शोला भी, कहते हैं गज़ल जिसको शबनम भी है शोला भी, आक्रोश है धनिया का होरी का पसीना है। जो हिंदी गज़ल जिसको कहते हैं, परिवर्तन दोनों में हुआ, उर्दू में भी हुआ, हिंदी में भी हुआ।
और समय के साथ जो रचनाकार नहीं चलता है, समय उसे बहुत पीछे छोड़ देता है या वो पीछे छूट जाया करता है, तो उसके साथ चलना ही पड़ता है। मैंने एक गज़ल कही थी कि तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं, तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं, कविता में हम कबीर के ऐलान के वारिस हैं। तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं, कविता में हम कबीर के ऐलान के वारिस हैं, हम सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते, हम सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते, कुंभन की फकीरी के अभिमान के वारिस हैं। हम सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते, कुंभन की फकीरी के अभिमान के वारिस हैं, सीने में दिल हमारे आजाद का धड़कता, सीने में दिल हमारे आजाद का धड़कता, हम वीर भगत सिंह के बलिदान के वारिस हैं। सीने में दिल हमारे आजाद का धड़कता, हम वीर भगत सिंह के बलिदान के वारिस हैं। एकलव्य का अंगूठा कुछ पूछता है हरदम, एकलव्य का अंगूठा कुछ पूछता है हरदम, हम तीर कमानों के संधान के वारिस हैं। एकलव्य का अंगूठा कुछ पूछता है हरदम, हम तीर कमानों के संधान के वारिस हैं। हमने समर में पीठ दिखाई नहीं कभी भी, हमने समर में पीठ दिखाई नहीं कभी भी, आल्हा के हम सहोदर मलखान के वारिस हैं। गजल मैंने लिखी थी कि बिजलियों का जहां निशाना है, बिजलियों का जहां निशाना है, हाँ वही मेरा आशियाना है। बिजलियों का जहां निशाना है, हाँ वही मेरा आशियाना है। आंधियां तेज तर हुई जाती, आंधियां तेज तर हुई जाती, दीप की लौ को टिमटिमाना है। आंधियां तेज तर हुई जाती, दीप की लौ को टिमटिमाना है। शर्त ये है कि लब हिले भी नहीं, शर्त ये है कि लब हिले भी नहीं, और सब हाल भी बताना है। शर्त ये है कि लब हिले भी नहीं, और सब हाल भी बताना है। सारे इल्जाम हमने मान लिए, सारे इल्जाम हमने मान लिए, अब तुम्हें फैसला सुनाना है। सारे इल्जाम हमने मान लिए, अब तुम्हें फैसला सुनाना है। खूब पहचानता हूँ मैं गम को, खूब पहचानता हूँ मैं गम को, मेरे घर उसका आना जाना है। खूब पहचानता हूँ मैं गम को, मेरे घर उसका आना जाना है। खोया खोया सा सदा रहता है, खोया खोया सा सदा रहता है, उसका अंदाज शायराना है। अंदाज शायराना, वाह। खोया खोया सा सदा रहता है, उसका अंदाज शायराना है। कुछ गजलों की पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, दो शेर पढ़ रहा हूँ, 2-4 गजलों के, फिर मैं कुछ गजलें पढ़ता हूँ। एक शब्द होता है गदोरी, जिसको हथेली कहते हैं। हथेली, हम लोग यहाँ भोजपुरी में उसको गदोरी कहते हैं। ये जो हथेली होती है ना, तो गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है। गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, मुझे अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है। गदोरी पर रची मेहंदी की लाली याद आती है, मुझे अक्सर वो लड़की भोली भाली याद आती है। किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूँ मैं, किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूँ मैं, किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। किसी कुंदन जड़ी गुड़िया को जब भी देखता हूँ मैं,
किसी के कान की पीतल की बाली याद आती है। और एक गज़लें मुझे याद हैं सारी। इसका एक शेर और अच्छा लगता है कि शहर के होटलों में रोटियों के दाम जब पड़ता, शहर के होटलों में रोटियों के दाम जब पड़ता, वो ममता, मुझे ममता भरी वो घर की थाली याद आती है। शहर के होटलों में रोटियों के दाम जब पड़ता, मुझे ममता भरी वो घर की थाली याद आती है। तुम्हारी बोलती खामोशियां महसूस करता हूँ, तुम्हारी बोलती खामोशियां महसूस करता हूँ। वो फूलों से, वो रंगों से भरी, कुछ रंग डाली, कुछ भूल रहा हूँ मैं, कुछ जो शेर नहीं पढ़ता हूँ अक्सर वो भूल ही जाते हैं। तो मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, एक गज़ल के 2 शेर पढ़ रहा हूँ कि पिता की मुफलिसी माँ की तड़प पहचान लेते हैं। पिता की मुफलिसी माँ की तड़प पहचान लेते हैं। पनीली आँख की पीड़ा को वे अनुमान लेते हैं। पिता की मुफलिसी माँ की तड़प पहचान लेते हैं। पनीली आँख की पीड़ा को वे अनुमान लेते हैं। टिफिन में लेके बासी रोटियां चुप चुप चले जाते। टिफिन में लेके बासी रोटियां चुप चुप चले जाते। बिना बतलाए बच्चे घर की हालत जान लेते हैं। टिफिन में लेके बासी रोटियां चुप चुप चले जाते। बिना बतलाए बच्चे घर की हालत जान लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बुनकर हैं, बनारस में बुनकर बहुत है और बनारसी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, लेकिन बुनकरों की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। खबरें आती हैं कि वह आटा चावल खरीदने के लिए खून बेचते हैं। खबर आ रही कि उन्होंने बेचा तो खरीदा। तो मैंने एक गज़ल लिखी थी, उसके 2 शेर सुनाता हूँ आप लोगों को। यहाँ शिक्षित समाज है और मुझे लगता है कि प्रेमचंद का गोदान सारे लोगों ने पढ़ रखा होगा। उसके पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर। होरी और धनिया के बेटे का नाम गोबर था, जो चला गया था, लखनऊ चला गया था बनारस से। गज़ल के शेर हैं कि लहू जब बेचता है तब कहीं वह घर चलाता है। लहू जब बेचता है तब कहीं वह घर चलाता है। दुखी हैं आज भी करघे जिन्हें बुनकर चलाता है। लहू जब बेचता है तब कहीं वह घर चलाता है। दुखी हैं आज वे करघे जिन्हें बुनकर चलाता है। हुई हर चीज महंगी तब कहा होरी से धनिया ने। हुई हर चीज महंगी तब कहा होरी से धनिया ने। पता करते कि कैसे अपना घर गोबर चलाता है। हुई हर चीज महंगी तब कहा होरी से धनिया ने। पता करते कि कैसे अपना घर गोबर चलाता है। ये गजल की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कभी शीशा जरा सी खा के ठोकर टूट जाता है। कभी शीशा जरा सी खा के ठोकर टूट जाता है। इरादे हों अगर पक्के तो पत्थर टूट जाता है। कभी शीशा जरा सी खा के ठोकर टूट जाता है। इरादे हों अगर पक्के तो पत्थर टूट जाता है। तनिक नादानियां भी हों तो घर खुशहाल रहता है। तनिक नादानियां भी हों तो घर खुशहाल रहता है। सभी चालाक होते हैं तो वो घर टूट जाता है। तनिक नादानियां भी हों तो घर खुशहाल रहता है। सभी चालाक होते हैं तो वो घर टूट जाता है। एक गजल के 3-4 शेर पढ़ता हूं मैं कि कुछ सकुचाना
कुछ घबराना अच्छा लगता है। बढ़िया। कुछ सकुचाना कुछ घबराना अच्छा लगता है। तेरा हंसना फिर शर्माना अच्छा लगता है। कुछ सकुचाना कुछ घबराना अच्छा लगता है। तेरा हंसना फिर शर्माना अच्छा लगता है। मोटी मोटी पोथी पढ़कर थक जाने के बाद, मोटी मोटी पोथी पढ़कर थक जाने के बाद मन के पृष्ठों को दोहराना अच्छा लगता है। मोटी मोटी पोथी पढ़कर थक जाने के बाद मन के पृष्ठों को दोहराना अच्छा लगता है। तेरी एक झलक पाने को, तुझसे मिलने को, तेरी एक झलक पाने को, तुझसे मिलने को हर दिन कोई नया बहाना अच्छा लगता है। तेरी एक झलक पाने को, तुझसे मिलने को हर दिन कोई नया बहाना अच्छा लगता है। फास्ट फूड और चमक दमक वाले इस युग में भी, फास्ट फूड और चमक दमक वाले इस युग में भी अम्मा के हाथों का खाना अच्छा लगता है। फास्ट फूड और चमक दमक वाले इस युग में भी अम्मा के हाथों का खाना अच्छा लगता है। एक गजल है कि खेलते मिट्टी में बच्चों की हंसी अच्छी लगी। खेलते मिट्टी में बच्चों की हंसी अच्छी लगी। गांव की बोली हवा की ताजगी अच्छी लगी। खेलते मिट्टी में बच्चों की हंसी अच्छी लगी। गांव की बोली हवा की ताजगी अच्छी लगी। मोटी रोटी साग बथुए का व चटनी की महक, मोटी रोटी साग बथुए का व चटनी की महक और ऊपर से वो अम्मा की खुशी अच्छी लगी। मोटी रोटी साग बथुए का व चटनी की महक और ऊपर से वो अम्मा की खुशी अच्छी लगी। अप्सराओं की सभा में चहकती परियों के बीच, अप्सराओं की सभा में चहकती परियों के बीच, अप्सराओं की सभा में चहकती परियों के बीच एक ऋषि कन्या सी तेरी सादगी अच्छी लगी। अप्सराओं की सभा में चहकती परियों के बीच एक ऋषि कन्या सी तेरी सादगी अच्छी लगी। और सभ्यता के इस पतन में नग्नता की होड़ में, सभ्यता के इस पतन में नग्नता की होड़ में एक दुल्हन सी तेरी पोशीदगी अच्छी लगी। सभ्यता के इस पतन में नग्नता की होड़ में एक दुल्हन सी तेरी पोशीदगी अच्छी लगी। दिल ने धिक्कारा बहुत जब झुक के समझौता किया, दिल ने धिक्कारा बहुत जब झुक के समझौता किया। जुल्म से जब भी लड़ी तो जिंदगी अच्छी लगी। दिल ने धिक्कारा बहुत जब झुक के समझौता किया। जुल्म से जब भी लड़ी तो जिंदगी अच्छी लगी। ये गजल की 4 पंक्तियां हैं। नदी पर मैंने गजलें कुछ लिखी थी, उसकी की 4 पंक्तियां मेरे ध्यान में आ रही हैं कि वो कब से कह रही, वो कब से कह रही पर मेरे भाई क्यों नहीं सुनते। वो कब से कह रही पर मेरे भाई क्यों नहीं सुनते। नदी की बेबसी उसकी रुलाई क्यों नहीं सुनते। वो कब से कह रही पर मेरे भाई क्यों नहीं सुनते। नदी की बेबसी उसकी रुलाई क्यों नहीं सुनते। अखिल ब्रह्मांड की सारी खबर तो जान सुन लेते। अखिल ब्रह्मांड की सारी खबर तो जान सुन लेते। नदी गर माँ है तो माँ की दुहाई क्यों नहीं सुनते। अखिल ब्रह्मांड की सारी खबर तो जान सुन लेते। नदी गर माँ है तो माँ की दुहाई क्यों नहीं सुनते। ये गजल के 2-3 शेर सुने कि
महल में बैठकर वह आम जन की बात करता है। महल में बैठकर वह आम जन की बात करता है। कोई आवारा मीरा के भजन की बात करता है। महल में बैठकर वह आम जन की बात करता है। कोई आवारा मीरा के भजन की बात करता है। तेरे मुंह से सितम के खात्मे की बात यूं लगती। तेरे मुंह से सितम के खात्मे की बात यूं लगती। स्वयं रावण ही जो लंका दहन की बात करता है। तेरे मुंह से सितम के खात्मे की बात यूं लगती। स्वयं रावण ही जो लंका दहन की बात करता है। नहीं महफूज है अब बेटियां अपने घरों में भी। महफूज सुरक्षित नहीं, महफूज है अब बेटियां अपने घरों में भी। जनकपुर में कोई सीता हरण की बात करता है। नहीं महफूज है अब बेटियां अपने घरों में भी। जनकपुर में कोई सीता हरण की बात करता है। जो बाबा बैठता है सोने चांदी के सिंहासन पर। जो बाबा बैठता है सोने चांदी के सिंहासन पर। वो इस संसार को माया हिरण की बात करता है। जो बाबा बैठता है सोने चांदी के सिंहासन पर। वो इस संसार को माया हिरण की बात करता है। ये गजल मैंने लिखी थी बहुत पहले, 14-15 साल पहले लिखी थी। एक दौर था कि हमारे यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश में प्रशासन को माफिया जैसे चाहते थे वैसे संचालित कर रहे थे और ईमानदार अधिकारी त्यागपत्र दे रहे थे। बड़े अधिकारी, ईमानदार अधिकारी, इतना उनको परेशान किया जा रहा था कि उनको त्यागपत्र देना। प्रशासन अपराधियों के साथ था। तो मैंने ये गज़ल लिखी थी और बड़ा तहलका मचा था। पता नहीं क्यों वो याद आ रही है अभी मुझे। तो चूँकि जब आप देख कर पढ़ते हैं तो सुनियोजित होता है, ये पढ़ना है, और ऐसे होता है ये हम लोग को याद बहुत है, तो जो कौन है उसको सुना देना चाहिए। तो वो गज़ल पता नहीं क्यों मेरे सामने आ रही है। तो 3-4 शेर मैं सुनाता हूँ कि वो यहाँ के लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए। और है नहीं, वो था। एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी पूरी योजना के साथ निकला था। तो उस समय के मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी को ही बर्खास्त कर दिया। तो मैंने एक गजल लिखी थी। ये मंजर देखकर हर शख्स हैरानी में रहता है। ये मंजर देखकर हर शख्स हैरानी में रहता है। पुलिस का महकमा गुंडों की निगरानी में रहता है। ये मंजर देखकर हर शख्स हैरानी में रहता है। पुलिस का महकमा गुंडों की निगरानी में रहता है। कोई भी माफिया खद्दर पहनकर जब पहुंचता तो, कोई भी माफिया खद्दर पहनकर जब पहुंचता तो हुकूमत का अलंबरदार अगवानी में रहता है। कोई भी माफिया खद्दर पहनकर जब पहुंचता तो हुकूमत का अलंबरदार अगवानी में रहता है। हमारे गांव में चलकर कभी देखे नजारा या, हमारे गांव में चलकर कभी देखे नजारा या, मगर के साथ कैसे आदमी पानी में रहता है। हमारे गांव में चलकर कभी देखे नजारा या, मगर के साथ कैसे आदमी पानी में रहता है। गरीबों के लिए इज्जत बचाना है बहुत मुश्किल। गरीबों के लिए इज्जत बचाना है बहुत मुश्किल।
अभी भी गांव में होरी परेशानी में रहता है। गरीबों के लिए इज्जत बचाना है बहुत मुश्किल, अभी भी गांव में होरी परेशानी में रहता है। एक शेर है मेरा, पता नहीं क्यों याद आ रहा है, अकेले शेर है वो याद आ रहा है। ढक लो चाहे लाख बदन को, ढक लो चाहे लाख बदन को, बोलोगे तो खुल जाओगे। ढक लो चाहे लाख बदन को, बोलोगे तो खुल जाओगे। एक शेर है अलग से याद आ रहा है कि एक नजर उसको देखा था, एक नजर उसको देखा था, तब से खुद को ढूंढ रहा हूँ। एक नजर उसको देखा था, तब से खुद को ढूंढ रहा हूँ। गीत सुनाइएगा। एक शेर है कि उजाले हों अंधेरे हों, दिशाएं चाहे जो भी हों। क्या बात। उजाले हों अंधेरे हों, दिशाएं चाहे जो भी हों, तुम्हारे घर ही जाते हैं हमारे रास्ते सारे हैं। उजाले हों अंधेरे हों, दिशाएं चाहे जो भी हों, तुम्हारे घर ही जाते हैं हमारे रास्ते सारे। कुछ दूसरे मिजाज के शेर में पढ़ देता हूँ, थोड़ा दो चार शेर पढ़ता हूँ। वो विभिन्न मनस्थितियों में, तमाम संग्रहों में आंखों पर कुछ शेर मैंने कहे थे, तो वो दो तीन शेर मैं पढ़ सुनाता हूँ आप लोगों को। अभी दिन में चर्चा हो रही थी और राहुल अवस्थी संयोग से मेरे साथ थे आज। राहुल अवस्थी जो बहुत अच्छे कवि हैं, गीतकार हैं। मेरी एक किताब है तेरी आंखें बहुत बोलती हैं, एक किताब है, तो उसका जो पहला शेर है, जिस शेर के नाम पर किताब का नाम रखा गया था, वो शेर वो सुना रहे थे, बार बार मुझे सुना रहे थे और लोगों को भी बता रहे थे। वो शेर मैं सुनाता हूँ आपको अलग से कि होठ तेरे भले बंद हों पर, होठ तेरे भले बंद हों पर, मन का हर भेद ये खोलती हैं। होठ तेरे भले बंद हों पर, मन का हर भेद ये खोलती हैं। किस मदरसे में इनको पढ़ाया, किस मदरसे में इनको पढ़ाया, तेरी आंखें बहुत बोलती हैं। किस मदरसे में इनको पढ़ाया, तेरी आंखें बहुत बोलती हैं। एक शेर अलग से और है कि जिनका पला मतले का शेर है कि ये मन का भेद सारा एक पल में खोल देती हैं। ये मन का भेद सारा एक पल में खोल देती हैं। तुम्हारे होठ चुप रहते तो आंखें बोल देती हैं। ये मन का भेद सारा एक पल में खोल देती हैं। तुम्हारे होठ चुप रहते तो आंखें बोल देती हैं। ये गजल की चार पंक्तियां हैं कि बताऊं क्या कि तेरे पास में क्या छूट गया, बताऊं क्या कि तेरे पास में क्या छूट गया। मैं थोड़ा लौट के आया और थोड़ा छूट गया। बताऊं क्या कि तेरे पास में क्या छूट गया। मैं थोड़ा लौट के आया और थोड़ा छूट गया। ये एक जिस्म है जो साथ में चला आया। ये एक जिस्म है जो साथ में चला आया। वो एक दिल था जरा बावरा सा छूट गया। चार पंक्तियां और इस तरह की पढ़ देता हूँ, तो फिर मैं कुछ दो एक और गजलें पढ़ के समय कितना हो गया बता दीजिएगा। मैं रुक जाऊंगा जब आप लोग बताएं, क्योंकि मुझे डायरी की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे मैंने एक किताब यहाँ रख ली थी कि शायद कुछ मैं देखूं। गीत यहाँ है नहीं, और गीत का थोड़ा
दूसरा लहजा हो जाता है फिर। भोजपुरी में भी कुछ लिखे हैं तो भोजपुरी समझने वाले कितने लोग हैं यहाँ? सुनाइए। तो मैं 4 पंक्तियाँ सुनाने जा रहा था, एक गजल की 4 पंक्तियाँ सुना रहा था कि तुम्हें देखा तो आंखों ने तुम्हें ही देखना चाहा। तुम्हें देखा तो आंखों ने तुम्हें ही देखना चाहा। बताना भी बहुत चाहा, बहुत कुछ पूछना चाहा। तुम्हें देखा तो आंखों ने तुम्हें ही देखना चाहा। बताना भी बहुत चाहा, बहुत कुछ पूछना चाहा। हमारे दिल की उलझन को समझ पाना नहीं मुमकिन। हमारे दिल की उलझन को समझ पाना नहीं मुमकिन। ज़बान ने कह दिया जाओ, नजर ने रोकना चाहा। हमारे दिल की उलझन को समझ पाना नहीं मुमकिन। ज़बान ने कह दिया जाओ, नजर ने रोकना चाहा। ये गजल पढ़ रहा हूँ मैं, जिसके लिए अभी कोई कह रहा था। मैं 2-3 सुना के रुक जाऊँ ना, ज्यादा समय हो जाएगा। तो कोई कहे इससे पहले रुक जाना चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत याद है, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है कि बहुत याद हो। कविता अपनी ही नहीं, मुझे तो दूसरों की कविताएं भी बहुत याद है। तो अपनी तो सैकड़ों याद है, दूसरों की हजारों याद है। तो ये बहुत अच्छी बात है। सैकड़ों याद, दूसरों की हजारों याद। हाँ, तो ये समय हमारा जो है वो ये है कि बिना डायरी के कभी पढ़ नहीं पाते हैं। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि नए लोग अपनी कविताएं याद रखें। हाँ, मैं एक गजल सुना रहा था कि गांव घर का नजारा तो अच्छा लगा, सबको जी भर निहारा तो अच्छा लगा। गांव मुझे अच्छे लगते, मेरी कविताओं में गांव बहुत हैं। मेरी गांव वाली गजलें कुछ यूनिवर्सिटियों ने अपने पाठ्यक्रम में लगाई हुई हैं। गांव पर एक मेरा शेर है कि 2 शेर हैं, अलग अलग शेर ऐसे कौंधते हैं। जैसे एक शेर है कि हमारे गांव की माटी में जैसी खुशबू है, हमारे गांव की माटी में जैसी खुशबू है, तुम्हारे शहर के परफ्यूम में वो बात कहाँ। हमारे गांव की माटी में जैसी खुशबू है, अच्छी बात है। तुम्हारे शहर के परफ्यूम में वो बात कहाँ। एक शेर और है कि इसी माटी की खुशबू से महक आती है जीवन में, इन्हीं लम्हों की गर्मी से खुशी रिचार्ज होती है। बहुत बढ़िया। इसी माटी की खुशबू से महक आती है जीवन में, इन्हीं लम्हों की गर्मी से खुशी रिचार्ज होती है। मुझे नाम नहीं याद रहते बहुत सारे लोगों के, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। मैंने लिखा था कि 2 शेर मैं सुनाता हूँ। मैं अक्सर नाम, मोबाइल, पता सब भूल जाता हूँ। मैं अक्सर नाम, मोबाइल, पता सब भूल जाता हूँ। ख्यालों में मगर लोगों के चेहरे याद आते हैं। मैं अक्सर नाम, मोबाइल, पता सब भूल जाता हूँ। ख्यालों में मगर लोगों के चेहरे याद आते हैं। एक शेर है कि कभी राहें बिसर जाती, कभी घर भूल जाता हूँ। कभी राहें बिसर जाती, कभी घर भूल जाता हूँ। बुरा मत मानना, मैं नाम अक्सर भूल जाता हूँ।
मैं एक गजल सुना रहा था आप लोगों को कि गांव घर का नजारा तो अच्छा लगा, सबको जी भर निहारा तो अच्छा लगा। गांव घर का नजारा तो अच्छा लगा, सबको जी भर निहारा तो अच्छा लगा। गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, माँ ने हंसकर दुलारा तो अच्छा लगा। गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, माँ ने हंसकर दुलारा तो अच्छा लगा। अजनबी शहर में नाम लेकर मेरा, अजनबी शहर में नाम लेकर मेरा, जब किसी ने पुकारा तो अच्छा लगा। अजनबी शहर में नाम लेकर मेरा, जब किसी ने पुकारा तो अच्छा लगा। हर घड़ी जीतने का चढ़ा था नशा, हर घड़ी जीतने का चढ़ा था नशा, अपने बच्चों से हारा तो अच्छा लगा। हर घड़ी जीतने का चढ़ा था नशा, अपने बच्चों से हारा तो अच्छा लगा। एक लड़की ने बिखरी हुई जुल्फ को, लंबी गजल है, बहुत सारे शेर मैं छोड़ देता हूँ, वो याद आ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ सुना ही देता हूँ। तो एक लड़की ने बिखरी हुई जुल्फ को उंगलियों से संवारा तो अच्छा लगा। एक लड़की ने बिखरी हुई जुल्फ को उंगलियों से संवारा तो अच्छा लगा। यूं ही टकरा गई थी नजर राह में, यूं ही टकरा गई थी नजर राह में, मुड़ के देखा दोबारा तो अच्छा लगा। चांद तारों की फूलों की चर्चा चली, चांद तारों की फूलों की चर्चा चली, जिक्र आया तुम्हारा तो अच्छा लगा। चांद तारों की फूलों की चर्चा चली, जिक्र आया तुम्हारा तो अच्छा लगा। ये गजल मैंने एक साल दीपावली के दूसरे दिन लिखी थी। ये जो दीपक हम लोग जलाते हैं मिट्टी वाले, तो बचपन में हम लोग इकट्ठा किया करते थे, शौक था उनको इकट्ठा करने का, फिर उनसे तरह तरह के खेलने का, तराजू वगैरह बनाना। तो संदर्भ दूसरा था, मतलब दीपावली के दूसरे दिन वो दिए उठाने की बात थी। मैंने उसके कुछ शेर बहुत अच्छे लगे लोगों के। शुरुआत होती है, मतले का शेर है कि अड़े हैं तो मंजिल की जिद में अड़े हैं, अड़े हैं तो मंजिल की जिद में अड़े हैं, बहुत छोड़कर ही हम आगे बढ़े हैं। अड़े हैं तो मंजिल की जिद में अड़े हैं, बहुत छोड़कर ही हम आगे बढ़े हैं। अदब से उठाना जरा इन दियों को, अदब से उठाना जरा इन दियों को, अमावस में ये तीरगी से लड़े हैं। तीरगी अंधेरा, तो अदब से उठाना जरा इन दियों को, अमावस में ये तीरगी से लड़े हैं। अदब से उठाना जरा इन दियों को, अमावस में ये तीरगी से लड़े हैं। बिना अन्न के है नहीं कुछ भी मुमकिन, बिना अन्न के है नहीं कुछ भी मुमकिन, सृजन के तो हथियार हल फावड़े हैं। बिना अन्न के है नहीं कुछ भी मुमकिन, सृजन के तो हथियार हल फावड़े हैं। बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़कर, बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़कर, जो सचमुच बड़े हैं वो झुककर खड़े हैं। बड़े दिख रहे हैं वे कंधों पे चढ़कर, जो सचमुच बड़े हैं वे झुककर खड़े हैं। तपन में जो शीतल बनाते हैं जल को, तपन में जो शीतल बनाते हैं जल को, वे मिट्टी के अनमोल सुंदर गढ़े हैं। तपन में जो शीतल बनाते हैं जल को, वो मिट्टी के अनमोल सुंदर घड़े हैं। आखिर में एक गजल सुनाता हूँ मैं। वो याद तो बहुत कुछ आने लगता है, कभी कभी रचनाएं होल्ड करती हैं पाले में। तो
एक गजल मैं सुना के रुकता हूँ। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है। फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो, हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो, अगर किरदार बौना है तो खुददारी नहीं आती। हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो, अगर किरदार बौना है तो खुददारी नहीं आती। कलम के साथ ही हाथों में मेरे फावड़ा आया, कलम के साथ ही हाथों में मेरे फावड़ा आया। सबब यह है कि मुझको अब भी गुलकारी नहीं आती। कलम के साथ ही हाथों में मेरे फावड़ा आया। सबब यह है कि मुझको अब भी गुलकारी नहीं आती। और बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा, बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा। भले होते हैं जब बच्चे तो लाचारी नहीं आती। बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा। भले होते हैं जब बच्चे तो लाचारी नहीं आती। एक शेर इसमें थोड़ा अलग ढंग का हो गया था, जिसको रवायती गजलों में वो कहते हैं गजल का शेर है। तो वो बहुत चुपके से कोई दिल में आकर बैठ जाता है, बहुत चुपके से कोई दिल में आकर बैठ जाता है। कभी भी सूचना देकर ये बीमारी नहीं आती। बहुत चुपके से कोई दिल में आकर बैठ जाता है, कभी भी सूचना देकर ये बीमारी नहीं आती। आखिरी शेर जो है वो हम लोग रचना प्रक्रिया जिसको कहते हैं। कोई अंगार दिल को दग्ध करता है बहुत दिन तक, कोई अंगार दिल को दग्ध करता है बहुत दिन तक। न हो या आग तो शब्दों में चिंगारी नहीं आती। कोई अंगार दिल को दग्ध करता है बहुत दिन तक, न हो या आग तो शब्दों में चिंगारी नहीं आती। आप लोगों ने इतनी देर से मुझे सुना, आमंत्रित किया, आया तो किसी और काम से यहाँ था, लेकिन ये जो मिल गया वो भोजपुरी में कहते हैं घलुआ। पता नहीं आप लोग समझते हैं, मतलब ये अतिरिक्त, ये मुफ्त में। जब हम लोग बचपन में बनिए की दुकान से कुछ खरीदते थे तो कहते थे घलुआ दा, तो वो कुछ दे देता था, कोई टॉफी दे देता था, चाहे गुड़ का एक टुकड़ा दे देता था। तो ये जो मिल गया वो घलुए का धन था। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रचनाएं कई तरह की होती हैं। कुछ रचनाएं जब हमारे जहन में आती हैं तो हम बहुत बोलते हैं, कुछ रचनाएं जब जहन में आती हैं तो हम खामोश हो जाते हैं। रचनाओं की सार्थकता दोनों जगह है, लेकिन खामोशी में हम खुद को शामिल जब करते हैं तो रचना के साथ बहुत दूर तक जाते हैं। मित्रों, आज की रचनाएं हमारे जहन में जज्ब हों, इनके विचार हमारे अंदर बने बचे रहें और हमारे जीवन संघर्ष में हमारा सहयोगी बने, हमें और ज़्यादा बेहतर मनुष्य बनाएं। कहीं न कहीं
इन उद्देश्यों को प्राप्त करता हुआ आज का समय, आज की यह शाम, इस शाम के उत्तरार्ध में मैं आदरणीय मनोरंजन प्रसाद जी को सादर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। 1-2 मिनट के अंदर वो अपनी बात रखें। सादर आमंत्रित। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। करीब ये सुखद संयोग है कि करीब 1 महीने से जब मेरी आंख रोशनी की तलाश कर रही थी, तब आज प्रदीप कांत का फोन आया कि यहाँ पर आना है। और कुछ दिन पहले ही डॉक्टर ने थोड़ी अनुमति दी थी कि हम चल सकते हैं। तो रास्तों का तो इतना अभ्यास है कि नींद में भी मैं चल लूँ। समस्या तब आती थी जब कोई सामने से गुजर जाए तो लगता तो था कि कोई गुजरा है, लेकिन वो आशना है कि ना आशना है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है कि उसने मुझे अनदेखा किया है, इसका कुछ पता नहीं चलता था। तो मुझे ये लगता था कि कहीं सामने वाले व्यक्ति को बुरा तो नहीं लगा। गज़लों की बात हो रही है, मुझे खातिर गजनबी की बहुत वो मशहूर गज़ल का एक शेर याद आ रहा है कि यूं तो वो मेरी रगे जहाँ से बहुत नज़दीक तर थे, यूं तो वो मेरी रगे जहाँ से थे नज़दीक तर, आंसुओं की धुंध में लेकिन न पहचाने गए। क्या बात है। खैर, ये बड़ी अच्छी बात है कि अपने में सिमटे, इतने दिनों तक अपने में सिमटा रहा, तो अपनों के बीच मैं आ गया, अच्छा लगा। और कविता भी रोशनी देती है, गज़लें भी रोशनी देती हैं, अपने समय को दिखाती हैं और अपने समय के पार भी दिखाती हैं। तो हमने इस छोटे से समय में वशिष्ठ अनूप जी से जो सुना, तो उन्होंने उस पूरे पुराने समय को भी दिखाया, बदलते हुए समय को भी दिखाया, और गज़लों में जितने रंग हो सकते हैं सबको दिखाया। और अच्छी बात एक तरह से अच्छी थी कि वो समझिए कि चुनिंदा अपनी रचनाएं सुना रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस अल्प समय में भी जो हमारे सामने आ सका वो बड़ा छन के हमारे सामने आया, और हमने बहुत सारे रंग देखे। और आपको सुनते हुए मुझे प्रदीप कांत की भी याद आ रही थी। आपकी बातें मैं सुन रहा था कि मूलतः आपने गीतों से शुरुआत की थी, तो हमारे प्रदीप कांत भी वैसे ही हैं। वो इन्होंने भी गीतों से ही, मूलतः वो गीतकार हैं। और मुझे लगता है कि इनका संगीत प्रेम जो था, और उसमें उन्होंने गुलाम अली को जो सुना, और उसमें जो छोटी बहरों की गज़लें उन्होंने सुनी, जिसे गुलाम अली काफ़ी गाते रहते थे, तो इन पे वो प्रभाव बड़ा गहरा पड़ा। और ये छोटी बहरों में ये भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। और कुछ बदलते समय के आपने परफ्यूम और उस तरह वाले जो शेर सुनाए, हमारे रवि जैन या आतिश इंदौरी जो कहीं लगता है चले गए हैं, वो भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो एक बड़ा ही अच्छा समझिए एक माहौल की सृष्टि हुई। और मुझे लगता है कि ये तो ऐसा होता है कि समय रुक जाता है जब हम घड़ी पे नहीं देखते हैं। जो हमारे क्या कहते हैं कि दिल की भी एक घड़ी होती है, और हमारे बैठने का भी जो ये धैर्य होता है, एक समय लगता है कि हम सुनते रहें आपको, और इसमें समय को घड़ी से ना नापा जाए। हमारा मन भरा कि नहीं भरा, उससे हम समय को नापें। समय के बहुत बहुत पैमाने हैं। बालू गिरता था और उससे हम समय को नापते थे। सूरज घूम के आ जाए, समय को नापते हैं। तो हमारा मन कितना भरा, मुझे लगता है कि एक रचनात्मक समय का माप उस तरह का होना चाहिए। और वो प्यास रह गई है। और मुझे लगता है कि आप इस तरह से आया करिए, और बाकायदा मतलब वो जो आप बोल रहे थे घलुआ के लिए नहीं, मतलब घलुआ कुछ और हो, और मुख्य काम ये हो कि आपको सुनना है। क्योंकि भोजपुरी की भी आपकी रचनाएं रह गई, गीत भी रह गए, और आपने कहा अलग माहौल होता है। तो आप अगली बार आइए तो प्रदीप कांत को भी गीतकार के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे।
तो ये एक जो माहौल बना है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए प्रदीप मिश्र जी और प्रदीप कांत, आशुतोष, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। और ये सिलसिला यूं ही कायम रहे। और बैठे बैठे मुझे ये भी लग रहा था कि ये ध्वनि की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, और जुगल किशोर और चित्रे इसके लिए लगातार मेहनत करते हैं। और प्रदीप मिश्र भी अपने कवि कर्म के साथ साथ इस कर्म में भी आजकल आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि माइक को भी कुछ समझ में आने लगा है कि गज़लों के लिए किस तरह से काम करना है, गीतों के लिए किस तरह से काम करना है। तो और अंत में जो सारे लोग आए, श्रोता, कुछ बच्चे भी थे, मुझे लगता है कि आगे चल के आने वाले समय में वो भी कविताएं लिखेंगे, गज़लें लिखेंगे, इस समय को वो भी आगे बढ़ाएंगे। तो उनका भी बहुत बहुत आभार। और एक बड़ी अच्छी उपस्थिति रही, एक बड़ा अच्छा माहौल रहा, जो कविता और गज़लों के लिए जो चाहिए। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अनूप जी से अनुरोध रहेगा कि फिर आए और समय लेके आए, और हम सुनने को तैयार हैं। धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मन घड़ी की। जीवन की घड़ी तो मन ही है ना। वो मन हमको बच्चा बनाता है, मन हमको किशोर बनाता है, जवान बनाता है, और वही मन हमारे रचनाकारों के बीच में जाकर के वैविध्य पैदा करके बहुत सारी रचनाएं पैदा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही आपने इस मंच से। और अब मैं अगले क्रम में आदरणीय अभय कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर। अपने विचार रखें, आज के शाम पे अपने विचार रखें। अब MP सिंह जी ने तो समाप्त कर दिया है, तो समाप्त के बाद की समाप्ति मुझे करनी है। अब मेरी विधा तो आप लोगों जैसी है नहीं, न बोलने की वैसी कला है, पर मैंने इस सभा का आनंद बहुत उठाया। और मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं आता रहा हूँ, पर मुझे अब महसूस हुआ कि मैं क्या मिस करता रहा हूँ। तो आगे से कभी मौका रहेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। और इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में एक आना, और फिर भी इतने सारे लोगों का आकर के, और इतने, मुझे ये पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है। और सचमुच एक बड़ा ही सुखद अनुभव रहा है मेरा। और मैं समझता हूँ कि इस याद को मैं भूल नहीं सकता। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ किसी समय में लिखी थी। कोविड का टाइम था, मैं प्रकरण बता देता हूँ। कोविड का समय था, और हमारी पत्नी की एक बड़ी घनिष्ठ मित्र थी, उन्होंने अपने पति को खो दिया था, और बहुत ही व्यथित थी, और उनकी जो व्यथा थी वो देखी नहीं जा रही थी। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, और इसके साथ ही मैं समाप्त करूंगा। जो सांसों में हो उससे एहसास की दूरी नहीं होती, क्या बात। जो दिल में दफन हो उनसे और करीबी नहीं होती। क्या बात। इश्क एक इबादत है, इश्क एक इबादत है, इसमें अल्फाजों की मजबूरी नहीं। क्या बात, बहुत बढ़िया। और लास्ट में मैं उनको थोड़ी सांत्वना देना चाहता था। वो दुख आप समझ सकते हैं। मुझ में ही हो तुम, मुझ में ही हो तुम, क्या खुद से नजदीकी नहीं होती। क्या बात, क्या बात। तो वो कुछ शब्द थे जिससे मैं थोड़ा उनका दर्द हल्का कर पाया। आपके सामने कुछ भी नहीं है ये पंक्तियां, और मैं लिखता भी नहीं हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि पंक्तियां लिखवा लेती हैं आपसे। वो जब इमोशन आता है तो आप लिख लेते हो। तो बहुत ही बढ़िया आपका ये आज की प्रस्तुति रही, बहुत ही धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि मिश्रा जी इसका संचालन करते रहें, ऐसा करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो सबसे अंतिम काम आभार प्रदर्शन का होता है, हम उस मुकाम पे हैं। सबसे ज़्यादा आभार आप सब लोगों का, क्योंकि दीपक में तेल हो, बाती हो और लौ न हो तो रोशनी नहीं हो सकती है। आप सब लोग हमारे बीच में इन रचनाओं के लिए लौ की तरह उपस्थित थे।
एक्चुअली रचनाओं की सार्थकता भी यही है, अगर उसके पाठक ना हो, उसके श्रोता ना हो तो लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सबसे ज़्यादा आभार आपकी उपस्थिति, आप सब लोगों का। और हमेशा निवेदन है कि भविष्य में जब भी यहाँ पर रचना पाठ या कुछ भी कार्यक्रम हो, आप सब लोग जरूर आएँ। आप लोग एक ताकत की तरह उपस्थित होते हैं। आभार CSD का, आभार ऑडियो सिस्टम का, मैं CSD का, प्रशासन का, यहाँ के वातावरण का, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जो भी सहयोगी संस्थाएं रही हैं उनका, और विशेष रूप से कैट स्टाफ क्लब का, जिन्होंने आज ये अवसर दिया कि हम आज इनके माध्यम से इतनी महत्वपूर्ण रचनाओं का पाठ कर पाए। और वशिष्ठ जी को के लिए आभार क्या कहें, मतलब इतने 60 नोटिस में इन्होंने समय निकाला। आज इनका एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ हो रहा है और वहाँ एक बहुत मतलब प्रशासनिक रूप से देखा जाए बहुत बड़े पद के कोई व्यक्ति हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। उनका आग्रह था कि उस गोष्ठी में रहते हैं और वहाँ पे जो एक गेट टुगेदर था वहाँ उनको रचना पाठ करना था, लेकिन उन्होंने बावजूद उसके आज हमारे प्रांगण को चुना। इसके लिए विशेष रूप से मैं आभारी हूँ। और भविष्य में भी आपकी ये आत्मीयता और ये सहयोग हमेशा चाहिए और हमेशा आमंत्रित हैं आप हमारे सब लोगों के बीच में। और अंत में आशुतोष को बिना आभार किए तो मेरा काम ही नहीं होगा। मतलब ये आशुतोष की ताकत है, जो मैंने वशिष्ठ जी को आज निवेदन किया कि आप आइए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास हुआ कि नहीं, कुछ बड़े स्तर के गंभीर रचनाकारों को भी यहाँ बुला के हम लोग सुन सकते हैं। तो ये आत्मविश्वास दिलाने के लिए बहुत बहुत आभार। और इतने मुश्किल से 12 घंटे 14 घंटे में इन्होंने पूरा प्रोग्राम फाइनल कर दिया और इतना बेहतरीन, तो मेरे लिए उसके लिए शब्द नहीं है और आभार प्रकट भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये है कि एक जगह पे जज्ब है चीजें, और वो जो जज्ब है उसकी ऊर्जा हमको आपको साथ में लेके चलेगी। हम लोग हमेशा इस समाज के लिए बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का।